कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। हिम्मत है तो ले जा, संजना ने सर्द आवाज में उन सब की तरफ घूरते हुए कहा। कलुआ, जा लेके आ रहे उस गुलाबों को, जगन ने तैस में आकर अपने आदमियों को ऑर्डर दिया। उनमें से एक गुंडा निकलकर रागिनी की तरफ बढ़ने लगा, जो संजना के पीछे बैठी थी, पर वो उसे छू पाता उससे पहले ही संजना ने एक जोरदार मुक्का उसकी पसलियों के बीचों बीच जमा दिया। उसके मुंह से खून का बौछार निकल पड़ा और वो वहीं ढेर हो गया। जगन के सारे आदमी उस गुंडे की हालत देखकर एक पल के लिए सन्न रह गए, जो सिर्फ संजना के एक मुक्के से ढेर हो गया था। ये दीदी ने गंदे अंकल की पिटाई की, ये रागिनी ताली बजाने लगी। तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे आदमी को मारा, तेरी तो। जगन गुस्से में चाकू लेकर संजना की तरफ बढ़ा, पर संजना के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो अपनी जगह पर वैसे की वैसी ही बैठी रही। जगन ने उस पे चाकू से वार किया और ठीक उसी वक्त संजना नीचे झुक गई और उसके पेट पर एक मुक्का मार दिया। ऐसे ही देखते देखते उसके सारे आदमियों को धोबी पछाड़ स्टाइल में मारने लगे। एक एक करके उसके सारे आदमी वहां से भागने लगे, लेकिन जैसे ही जगन वहां से भागने लगा, संजना ने पीछे से शर्ट पकड़ लिया। अबे तू कहाँ कल्टी मार रहा है? जगन भाई, पहले अपन से थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू तो कर ले। अपन को जाने दो, आई सब पता, आज से ये धंधा बंद कर देगा। अपन आज से ही रहीम चाचा के गैराज में काम करेगा, पर ये टपकाने का धंधा कभी नहीं करेगा। अरे अरे जगन भाई, तूने तो अपन को इमोशनल कर डाला। अब तो तुझे छोड़ना ही पड़ेगा, पर तूने मेरी दीदी की आंखों में आंसू लाए हैं और मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूँ, ये तो गलत बात है ना। पर तू अपनी आई की शपथ ले रहा है तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या सोच रही थी, अगर तूने मेरे सवाल का सही सही जवाब दिया तो मैं सिंगल पीस में छोड़ दूंगी, पर गलत जवाब दिया तो तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगी कि तेरे घर वाले भी हैरान हो जाएंगे कि तेरा हाथ कौन है और पैर कौन। संजना ने यह सब इतनी खतरनाक आवाज़ में कहा कि जगन डर से कांपने लगा। इस वक्त संजना के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, पर आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। किसके कहने पर तूने रागिनी दीदी को टारगेट किया? वो एक आदमी आया था अपुन के पास, उसने इसे मारने के लिए अपुन को सुपारी दिया और इस लड़की की फ़ोटो दिखाई और कहा कि ये लड़की पागल है और इसे मारने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। नाम क्या था उसका? संजना ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। अपुन को नहीं पता, अपुन ने बस सुपारी लिया और फ़ोटो ली। संजू दीदी, रागिनी ने पीछे से आवाज़ दिया। संजना जैसे ही पीछे पलटी, जगन ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और वहाँ से भाग गया। संजना लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो गई, पर गिरने से पहले ही उसने खुद को संभाल लिया। संजना ने भागते हुए जगन की तरफ देखकर एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, कहाँ तक भागेगा? संजू दीदी, ये देखो, आपके हाथों पर चोट लग गई है और खून भी निकल रहा है। रागिनी संजना के कोहनी के नीचे लगे हल्के से कट को छूते हुए बोली। कोई बात नहीं दीदी, इत्तू से चोट से कुछ नहीं होता। आप बताओ, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और बेटा डुग्गू भी, ये देखो। रागिनी अपने टेडी बियर दिखाकर हंसते हुए बोली। वो अपने टेडी बियर को अपना बेटा बोल रही थी। दीदी, आई कहाँ है? वो गंदे लोगों ने ना आई को बंद कर दिया था। आई, मेरी बच्ची रागिनी, कैसी है तू? उन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? लगभग 60 साल की एक महिला दौड़ते हुए रागिनी के पास आई और उसके गालों को छूते हुए उसे गले से लगा लिया। नहीं आई, मैं ठीक हूँ और डुग्गू भी ठीक है। संजू दीदी ने गंदे लोगों की खूब पिटाई की, ढिसुम ढिसुम, वो सब डर कर भाग गए। संजना बेटा, तुम ठीक तो हो ना? रागिनी की आई संजना से बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। पता नहीं वो लोग कौन थे, अचानक से मुझे गोदाउन में बंद कर दिया और रागिनी को खींच कर ले आए। कोई बात नहीं आंटी, वो लोग अब जा चुके हैं। और निमेश कहाँ है? उसे पता है रागिनी दीदी की हालत कैसी है, फिर उसने अकेले आप दोनों को बाहर कैसे आने दिया? नहीं बेटा, उसने तो हमें मना किया था, पर मैं ही जिद करके रागिनी को बाहर ले आई। अकेले घर में बैठे बैठे उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। सोचा बाहर घूमेगी तो बाहर के लोगों को देखकर शायद उसकी दिमाग की हालत पर कुछ असर पड़े। कोई बात नहीं आंटी, दीदी जल्दी से ठीक हो जाएंगी। आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं निमेश को कॉल करके वहीं बुला लेती हूँ। ठीक है, चलो। संजना बच्चों के साथ रागिनी और उसकी आई को लेकर अपने घर आ गई और थोड़ी ही देर में निमेश भी उसके घर आ गया। रागिनी, उसने आते ही रागिनी को गले से लगा लिया। रागिनी, तुम ठीक तो हो ना? तुमको कुछ हुआ तो नहीं? और आई, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप दोनों ठीक तो हो ना?
हाँ निमेश, मैं ठीक हूँ, आई ठीक है और हमारा डुगू भी ठीक है। पर संजू दीदी को ना हाथ में चोट लग गया, वो देखो उनके हाथों पर। रागिनी ने संजना का हाथ पकड़कर निमेश के आगे कर दिया। रागिनी निमेश की वाइफ और संजना की दीदी की बेस्ट फ्रेंड थी। आज से 6 साल पहले वो एक डॉक्टर हुआ करती थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई, जिसके कारण उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई। वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और एक्सीडेंट में उसने अपना बच्चा खो दिया। तब से ही वो एक छोटे से टेडी बियर को अपना बेटा समझती हैं। रागिनी बच्चों के साथ बैठकर खेल रही थी और उसकी आई वहीं बैठी थी। संजना किचन में सबके लिए चाय, कॉफ़ी और बच्चों के लिए मिल्क शेक बना रही थी। तभी निमेश उसके पास आया। क्या ये अटैक अथर्व खन्ना ने करवाया था? निमेश ने संजना से सवाल किया। शायद। रागिनी दीदी उस काली रात की एक आखिरी गवाह हैं। और तुम्हें क्या लगता है अथर्व खन्ना इतनी आसानी से रागिनी दीदी को छोड़ देगा? संजना ग्लास में दूध डालते हुए बोली। रागिनी की मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब है कि उसे उस रात के बारे में तो क्या, खुद अपने बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी वो बार बार उस पर अटैक क्यों करवा रहा है? क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। संजना ने इतना ही कहा और हाल में सबके पास आ गई। थोड़ी देर तक निमेश वहीं रुका, फिर अपनी आई और रागिनी को लेकर घर चला गया। संजना ने सब बच्चों को डिनर करवाया और उन्हें उनके रूम में ले जाकर सुला दिया। वो इस वक्त छत पर अंधेरे में खड़ी न जाने की सोच में डूबी हुई थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथों का टच महसूस हुआ और वो अंदर तक सिहर उठी। उसने पीछे से संजना को अपनी बाहों में भरकर उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका दिया। वो इस एहसास से अच्छी तरह से वाकिफ थी। आखिर विवान के अलावा किसकी इतनी हिम्मत हो सकती थी जो उसके घर में घुसकर उसके करीब आए। उसके गुलाब की पंखड़ियों जैसे गुलाबी होठों पर हल्की मुस्कुराहट खिली, पर अगले ही पल उसने अपने चेहरे के भाव को कठोर किया और विवान का हाथ झटक कर खुद से दूर कर दिया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आता? संजना ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, पर विवान पर उसके बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने संजना की कमर पर हाथ रखकर वापस अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना। उसने उसके कमर पर अपने हाथ और भी मजबूत कर दिए। संजना ने अपनी आंखें बंद कर ली। विवान, इट्स हर्टिंग, प्लीज़ छोड़ो मुझे, संजना कसमसाते हुए बोली, पर विवान पर कोई असर नहीं हुआ। विवान ने अपना दूसरा हाथ उसके गर्दन के पीछे लगाया और उसकी तरफ झुकने लगा। विवान, आई सेड स्टॉप, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संजना अभी भी खुद को विवान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर विवान को तो जैसे होश ही नहीं था। विवान स्टॉप, संजना ने चिल्लाकर कहा और अपनी पूरी ताकत लगाकर विवान को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। आर यू मैड? एक बार में तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने कितनी बार तुमसे कहा मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं होता। लुक मिस्टर विवान खन्ना, संजना अपनी उंगली उसकी ओर पॉइंट करते हुए बोली, आइंदा से मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना जान ले लूँगी मैं। संजना ने गुस्से से उसे वार्निंग देते हुए कहा और विवान के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारा यही बेबाक अंदाज मुझे तुम्हारा दीवाना बनाता है, विवान बोला, और तुम मर्दों की यही मनमानी मुझे तुम सबसे नफरत करने पर मजबूर करती है, संजना बोली। उफ, इतनी नफरत? वजह जान सकता हूँ? विवान उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला। संजना ने वापस से उसका हाथ झटक दिया। मुझसे दूर रहो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना पछताओगे। संजना वहाँ से जाने लगी, पर विवान ने रोक लिया। क्या हुआ है? किसका गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो? विवान ने उसे रोकते हुए पूछा। लीव माई हैंड, संजना ने रूडली कहा, पर विवान ने उसकी कलाई को झटकते हुए उसे और अपने करीब कर लिया। मैंने पूछा क्या हुआ है और तुम्हारे हाथों पर चोट कैसे लगी? उससे तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम रखो और छोड़ो मुझे। तुम जैसे जंगली बिल्लियों को अच्छे से हैंडल करना आता है मुझे, विवान ने कहा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। कितना खाती हो यार, इतनी मोटी हो? विवान ने उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहा, और हुआ भी वैसा है। तुमने मुझे मोटी कहा? संजना ने हैरानी से कहा। नहीं, पहले जंगली बिल्ली, बाद में मोटी। विवान का नोटी मोड ऑन हो गया था और वो उसे लेकर नीचे आ गया। छोड़ो मुझे, एक नंबर के बदतमीज हो तुम, ऐसे कैसे मुझे मोटी बोल रहे हो? छोड़ो। संजना उसके सीने पर मुक्के बरसाए जा रही थी, पर विवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे कमरे में ले गया और बेड पर पटक दिया।
आउच! तुम्हारे अंदर दिल विल है या नहीं? ऐसे कौन पटकता है? जब देखो तब ज़ोर ज़बरदस्ती करते रहते हो। इडियट, हार्टलेस, बदतमीज़, बेवकूफ़। मम्मी मेरी कमर, संजना रोनी शक्ल बनाते हुए बोली। डोंट वरी, मैं मसाज कर दूंगा मेरी जान। पहले ये तुम्हारे हाथों पर बैंडेज लगा दूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से चोट लगाती रहती हो। विवान उसके हाथों पर लगी चोट को साफ करके ऑइंटमेंट लगाते हुए उसने संजना के चेहरे पर एक नज़र डाली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यार तुम्हें दर्द नहीं होता? विवान फर्स्ट एड बॉक्स ड्रावर में रखते हुए बोला। नहीं, छोटी मोटी खरोच से किसे दर्द होता है? संजना बेपरवाही से बोली और बेड से नीचे उतरने लगी। मैडम तुम कहाँ जा रही हो? चुपचाप सो जाओ, रात के 12 बज रहे हैं। वाट, 12 बज गए और तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? एक मिनट, एक मिनट, तुम्हारे पास मेरे घर की चाबी कहाँ से आई? संजना हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली। डुप्लीकेट बनवा ली, विवान ने लापरवाही से कहा और अपना कोट उतारकर सोफे पर रख दिया। वाट, संजना की आंखें हैरानी से फैल गई। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसे कैसे किसी के घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा सकते हो? किसी के घर की नहीं मेरी जान, अपने घर की। अब क्या तुम्हारा, क्या मेरा, सब कुछ तो हमारा ही है। विवान बड़े आराम से बोल रहा था। उसने अपनी टाई निकालकर सोफे पर रखा और जूते खोलकर संजना के बगल में लेट गया। संजना अभी भी स्टैच्यू बनकर उसे और उसकी हरकतों को देखे जा रही थी। कितना चिपको बंदा है ये, उसने मन ही मन सोचा। अब देखती रहोगी या सोना भी है? विवान ने उसे सुलाया और उसके सीने पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर लिया। यार तुम ये क्या कर रहे हो? अजीब ज़बरदस्ती है, छोड़ो मुझे। चुपचाप सो जाओ वरना मैं बताऊंगा ज़बरदस्ती किसे बोलते हैं। विवान ने उसे और मजबूती से जकड़ लिया। अब संजना को ना ही कुछ बोलते बन रहा था और ना ही उस चट्टान जैसे इंसान को अपने ऊपर से हटाते बन रहा था। वो भी चुप हो गई और विवान को देखने लगी जो उसके सीने पर सर रखकर सुकून से सो रहा था। कैसे पीछा छुड़ाऊं तुमसे, वो मन ही मन बोली। सोचना भी मत वरना पछताओगी मेरी जान। विवान की आंखें बंद थी, उसने बंद आंखों से ही बोला और संजना हैरान रह गई कि ये इंसान उसके दिल की बात भी सुन लेता है। वो एकटक उसे ही देखती रही। ना जाने क्यों उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। जिद्दी कुछ पता चला? संजना इस वक्त अपने ऑफिस के लिए जा रही थी और अपने कानों में लगे ब्लूटूथ से किसी को बात कर रही थी। मैंने उसके कमरे की हर एक चीज़ को छान मारा पर मुझे कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे हमें यकीन हो सके कि विवान और अथर्व मिले हुए हैं। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई। कुछ तो ऐसा है जो हमारे नज़रों के सामने होकर भी नहीं है। समथिंग इज मिसिंग नमन, रिसर्च हिज रूम। वाट आर यू मैड संजू? कल पूरी रात विवान तुम्हारे साथ था इसलिए मैं इतनी आसानी से उसके कमरे की तलाशी ले सका। तुम अच्छे से जानती हो वो कितना डेंजरस है। वो बस्ती में रहने वाला कोई मामूली इंसान नहीं, विवान खन्ना है, विवान खन्ना। रिसर्च हिज रूम नमन, संजना ने सख्ती से कहा और कॉल कट कर दिया। ओ गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने? ये सन की हर बार मुझे ऐसे ही काम देती है। प्लीज़ गॉड सेफ में। नमन ने अपने हाथ जोड़कर क्यूट सा फेस बनाते हुए भगवान जी से प्रार्थना किया और अपने काम पर लग गया। दूसरी तरफ संजना अपने ऑफिस में बैठे काम कर रही थी पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ऐसे ही देखते देखते लंच का टाइम हो गया और लंच से शाम हो गई पर अभी भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा था। कहाँ खोई हुई हो? कब से आवाज़ दे रहा हूँ, निमेश बोला। कहीं नहीं, बोलो क्या काम है? संजना ने कहा। नमन का कॉल आया था, तुमने उसे फिर से विवान के पीछे लगाया है, निमेश बोला। यस। लुक संजना, मैं विवान को पर्सनली जानता हूँ पर जितना जानता हूँ उसके हिसाब से मैं यकीन से इतना बोल सकता हूँ कि वो उन चारों में से एक नहीं है, निमेश बोला। मैंने कब कहा कि वो उन चारों में से एक है? मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो चौथा इंसान विवान ना हो। क्योंकि आई? इतना बोल संजना रुक गई और अपना सर पकड़ लिया। ये क्या बोलने जा रही थी वो? बिकॉज यू लव हिम, निमेश उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए बोला। आई डोंट लव एनी वन, संजना ने गुस्से से कहा और अपने घर के लिए निकल गई। आई नो वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन का भाई है बट इतना तो मैं भी जानता हूँ, दिल ये बातें नहीं समझता। निमेश भी अपने घर के लिए निकल गया। वाट सॉरी, आखिर तुम लोग करते क्या हो? एक लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहा मैंने तुम्हें और पिछले 3 हफ्तों से तुम लोगों ने मुझे बस एक ही जवाब दिया है, सॉरी सर। आखिर एक लड़की की बायोडाटा निकालने में तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? विवान गुस्से में चीखते हुए अपने सामने खड़े 3 आदमियों से बोला।
जिसे उसने पर्सनली संजना के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने के लिए हायर किया था। पर अभी उन तीनों के हाथ नाकामयाबी लगी थी। सॉरी सर, हमने कोशिश की पर मैम के 6 साल के पीछे के सारे रिकॉर्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस समय यही अंदाज़ा लग रहा है कि उन्होंने अपने अतीत को इस कदर दफनाया है कि जब तक वो ना चाहें कोई उनके बारे में पता नहीं लगा सकता। एंड वन मोर थिंग सर, कोई तो है उनके पीछे, कोई बहुत बड़ी हस्ती जो हर पल हर वक्त उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। आई मीन हमारे 5 आदमी उनके पीछे लगे हुए थे बट नाउ वी आर 3। 2 कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। ओके यू ऑल आर गो। उन तीनों आदमियों के बाहर जाने के बाद बियान अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठ गया। हु आर यू जान, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? आई नो तुमने मेरे पीछे अपने आदमियों को लगा रखा है, पर जब तक मैं ना चाहूँ कोई मेरे बारे में कुछ भी नहीं जान सकता, कुछ भी नहीं। मेरा बदला मेरे सर पर जुनून बनकर सवार है और मेरे जुनून के बीच में जो आएगा उसे बर्बाद होना ही पड़ेगा। फिर वो शख्स चाहे तुम ही क्यों ना हो। विवान, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी पर अपने बदले को पूरा करके रहूंगी। संजना इस वक्त अपने दीदी माँ की फ़ोटो के सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अलग सा सनक दिखाई दे रहा था और आंखों में ऐसी नफरत जो सब कुछ तबाह कर दे। दीदी दीदी, बच्चे स्कूल से घर के अंदर कदम रखते ही संजना को आवाज़ देने लगे। संजना ने अपने चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल किया और अपने कमरे से बाहर आई। अरे अरे, आराम से गिर जाओगे, संजना बोली। ओफो दीदी, आप क्यों इतनी टेंशन लेती हो, हम बच्चे थोड़ी ना हैं जो गिर जाएंगे, नैन बोली। और नहीं तो क्या, हमारी नैन तो दादी अम्मा है। क्यों नेहा, रोहन? वो तो मैं हूँ, नैन मुस्कुराते हुए अपनी शर्ट की कॉलर उठाते हुए बोली, जिसे देखकर सब हंसने लगे। अच्छा जाओ, सब जल्दी से चेंज करके आओ, तब तक मैं तुम सबके खाने के लिए कुछ बनाती हूँ, संजना बोली। ओके दीदी। सारे बच्चे दौड़ते हुए अपने रूम में चले गए और संजना किचन में सबके लिए कुछ खाने को बनाने लगी। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। हेलो, संजना ने कॉल रिसीव करते हुए बोला। मुझे तुमसे मिलना है, दूसरी तरफ से विवान की आवाज़ आई। मुझसे? संजना बोली। हाँ तुमसे। तो आ जाओ घर, वैसे भी कौन सा तुम मुझसे पूछ कर आते हो, संजना बोली। घर पर नहीं, कहीं बाहर मिले, विवान बोला। ओके, जगह का लोकेशन सेंड कर दो, जब टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगी। इतना बोल संजना ने कॉल कट कर दिया। उसने सारे बच्चों के पसंद का डिनर बनाया और सबने मिलकर एक साथ एंजॉय किया। उसके बाद सबने मिलकर खूब मस्ती की, जिसके बाद थक कर बच्चे सोने चले गए। रात के इस वक्त समुद्र के किनारे एक बड़े से पत्थर पर विवान बैठा था। समुद्र की गिरती उड़ती लहरों के फुहारे उसके चेहरे पर अपना छाप छोड़ रहे थे। वो ना जाने कितनी देर से वहां बैठकर संजना के आने का इंतजार कर रहा था। रात के 11 बजने को आए थे पर संजना अभी तक नहीं आई थी। उसने दोबारा संजना का कॉल ट्राई किया तो उसे अपने पीछे संजना की मोबाइल की रिंग सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा तो संजना उसी की तरफ आ रही थी। संजना उसके बगल में बैठ गई और सामने समुंदर की गिरती उठती लहरों को देखते हुए बोली, कब से इंतजार कर रहे हो? करीब 5 घंटे से, विवान बोला। लगता है विवान खन्ना ने अपने कामों से संन्यास ले लिया है, तभी तो 24 घंटे मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, संजना ने मुस्कुराते हुए हल्केपन से कहा। तो विवान भी मुस्कुरा उठा। बोलो, क्या बात करनी थी, संजना बोली। बच्चों को अकेले छोड़कर आई हो, विवान बोला। कौन हो तुम संजना, कहाँ से आई हो? विवान उसकी आंखों में देखते हुए बोला। जिन आदमियों को तुमने मेरे पीछे लगाया था उन्होंने नहीं बताया कौन हूँ मैं और कहाँ से आई हूँ, संजना भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली। तुम्हें पता था, विवान बोला। मुझे अपने सामने खड़े इंसान के बारे में हर एक चीज़ पता होती है। वो कौन है, कैसा है, क्या चाहता है, कब क्या करता है, उसकी हर एक मूवमेंट पर मेरी नज़र होती है, संजना बोली। फिर तो मेरे बारे में सब कुछ जानती होगी, विवान ने कहा। एवरीथिंग, संजना बोली। मुझे जानना है तुम्हारे बारे में, जैसी तुम दिखती हो वैसी हो नहीं। संजना, तो कैसी हूँ मैं? वो मुस्कुराते हुए बोली। डेंजरस, विवान बोला। नो नो मिस्टर खन्ना, आई एम नॉट डेंजरस, आई एम वेरी डेंजरस। इतना कि सामने वाले पर रहम भी ना खाऊं और पंजा मारकर हलक से जान निकाल लूं। संजना ने ये शब्द इतने ठंडेपन से कहा कि विवान भी कुछ पल के लिए थम सा गया। हु आर यू? विवान ने कड़वाहट से कहा और संजना मुस्कुराने लगी। कोशिश करो, शायद जान जाओगे, बच्चे घर पर अकेले होंगे, बाय। संजना उठी और वहां से जाने लगी, पर विवान ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा पाऊंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है।
विवान खन्ना ने कभी हार नहीं माना और ना ही मानेगा। कीप इट अप। संजना के आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। विवान ने उसकी बोलती बंद कर दिया था। वो बहुत रूडली उसे किस कर रहा था जिससे संजना को तकलीफ हो रही थी और वो खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए कसमसा रही थी। थोड़ी देर बाद वो संजना से दूर हुआ और उसके सर से अपना सर टिकाकर उसकी आंखों में झांकने लगा। मैंने अपनी लाइफ में ना जाने कितनी लड़कियों को देखा है, पर तुम जैसी किसी को नहीं देखा। तुम्हारा जिद, तुम्हारा एटीट्यूड सब मुझे पागल बनाता है और यही वजह है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। एंड आई प्रॉमिस सब कुछ जान कर रहूँगा। तुम। संजना आगे कुछ बोलती उसके पहले ही उसके फ़ोन पर नमन का कॉल आया। बोलो। संजना ने कॉल रिसीव किया और विवान से दूर जाने लगी, पर विवान ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने पास रोक लिया। न्यू केस, नमन ने कहा, जिसे सुनकर संजना की आंखों से एक बूंद आंसू उसके गालों पर लुढ़क गया। उसने कॉल कट किया और गहरी सांस लेकर विवान के सीने पर अपना सर रख दिया। तुम मर्दों के सीने में दिल नहीं होता है क्या? ऐसे कैसे किसी मासूम के साथ? छी। इतना बोलकर वो चुप हो गई और विवान को जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। आई हेट यू, आई हेट ऑल ऑफ यू। एनी अपडेट? संजना इस वक्त अपने सीक्रेट रूम में बैठी हुई थी और अपने कानों में लगे ब्लूटूथ से नमन से बात कर रही थी। विक्टिम नेम पाखी गोयल, एज 24 ईयर्स, फैमिली में भाई और भाभी हैं और उन लोगों को देखकर लग रहा है उन्हें पाखी की इस हालत का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, नमन बोला। फ्रॉम एनी डिटेल ऑफ द कल्प्रिट? संजना बोली। नथिंग, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से वो एक से ज़्यादा लोग थे, नमन बोला। संजना ने नमन से बात करते हुए अब तक अपने कंप्यूटर से जहां पाखी के साथ दरिंदगी की गई थी उस एरिया की सारी सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लिया था और उसकी पर्सनल डिटेल्स निकाल रही थी। वो ब्रांदा कॉल सेंटर में काम करती थी, तुम वहां से पता करो उसका कोई बॉयफ्रेंड था क्या। और एक बात, ये न्यूज़ किसी भी कीमत पर मीडिया में नहीं आनी चाहिए और ना ही पुलिस स्टेशन तक पहुंचनी चाहिए, संजना बोली। डोंट वरी संजना, मैंने सब संभाल लिया है। डॉक्टर पुलिस कंप्लेन करने की बात कर रहे थे, पर मैंने उन्हें समझा दिया है, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। प्लीज़ तुम निमेश को बोलो कि बाकी का डिटेल्स वो निकाले, नमन बोला। ओके, और बाकी को जैसे ही होश आए मुझे इन्फॉर्म कर देना। संजना ने कॉल कट कर दिया और टाइम देखा जहाँ सुबह के 3 बज रहे थे। उसने निमेश को मैसेज किया और वहाँ से बाहर आ गई। वो अपने रूम में आकर जैसे ही बेड पर लेटी उसके सामने एक और दर्दनाक मंजर घूम गया। हॉस्पिटल के बेड पर सफ़ेद चादर से ढकी हुई उसकी दीदी माँ की बॉडी, जिसके निशान चीख चीख कर बयां कर रहे थे कि उसके साथ हुई दरिंदगी को। उसने अपनी आंखों से बहते आंसू को साफ किया और खिड़की के पास आकर खड़ी गई। आपने तो बस प्यार किया था दीदी माँ, किसे पता था वो कमीना पैसे और कामयाबी के लिए इस हद तक गिर सकता है कि अपनी प्रेग्नेंट बीबी को भी बेच दे। सही कहा है किसी ने, घुटनों पर बैठकर करते हैं इबादत, घुटनों पर बैठकर करते हैं इबादत। दुआ कबूल होने पर पीर बदलते रहते हैं हमारे शहर के रांझा, जिस्म से खेल कर मोहब्बत के नाम पर हीर बदलते रहते हैं। आपके साथ भी तो वही हुआ। मोहब्बत के नाम पर बेच दिया आपको उस जिस्म के सौदागर ने। बट वादा करती हूँ आपसे, चुन चुन कर मारूंगी। जिसने आपको तकलीफ़ दी है हर एक को मारूंगी, इतना तड़पाऊंगी कि मौत भी कांप उठे। अगली सुबह संजना ने बच्चों को तैयार किया और ब्रेकफास्ट करवाकर स्कूल भेज दिया। मैसेज करने के तुरंत बाद ही निमेश अपने काम पर लग गया था और सुबह पाखी की हर एक डिटेल्स उसने संजना को सेंड कर दिया था। संजना ने नमन को पाखी की हेल्थ स्टेट्स जानने के लिए फ़ोन किया। उसे होश आया। यस बट, नमन बोला। बट वाट नमन, संजना ने कहा। उसने ऑक्सीजन मास्क निकाल कर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन सही टाइम पर नर्स ने देख लिया था। नाउ शी इज़ फाइन, नमन ने बुझी हुई आवाज़ में कहा। संजना ने दर्द से अपनी आंखें भींच लिया। उसने कॉल कट किया और गहरी सांस लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। वो जैसे ही ऑफिस पहुंची, बास ने सबको मीटिंग रूम में बुलवाया। बास, 2 दिन बाद एक बहुत ही बड़ी बिजनेस पार्टी होने वाली है और ये पार्टी के एस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक शौर्य अग्रवाल रख रहे हैं। आप लोग शौर्य अग्रवाल को अच्छे से जानते होंगे। बिजनेस इंडस्ट्रीज़ पर राज करने वाला अब तक के सबसे यंगेस्ट बिजनेसमैन, जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने ना सिर्फ अपने डूबते बिजनेस को संभाला, बल्कि उसका परचम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी फहराया। वो कई साल बाद इंडिया आ रहे हैं और इस खुशी में उन्होंने पार्टी रखी है।
इस पार्टी में शहर के मोस्ट रिस्पेक्टेड हस्तियां इनवाइट होंगे और मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी के 4 बेस्ट रिपोर्टर को वहां भेजें जो पूरी पार्टी को अच्छे से कवर करे और उनका इंटरव्यू ले। सर मैं जाना चाहती हूँ। सुना है वो अभी तक बैचलर है, इसी बहाने उनकी नज़र मुझ पर पड़ जाए और वो मुझे मिस से मिसेस बना ले, श्वेता शर्माते हुए बोली। और मीटिंग रूम में मौजूद सब उसे घूर कर देखने लगे। सबको अपने ऊपर ऐसे देखते देख वो झेप गई। सॉरी, मैंने डिसाइड कर लिया है कौन 4 लोग जाएंगे। श्वेता, संजना, निमेश और वरुण, तुम चारों परसों इस पार्टी में जा रहे हो। ये बेस्ट मौका है तुम सबको खुद को साबित करने का, सो अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट, बॉस ने कहा। मीटिंग के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद संजना वहाँ से सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गई और निमेश को अपनी बीबी और आई के साथ अपने घर बच्चों के पास भेज दिया ताकि अगर वो लेट हो तो बच्चे परेशान ना हो। संजना इस वक्त पाखी के वार्ड के बाहर खड़ी थी और दरवाजे में लगे शीशे से अंदर बेड पर लेटी पाखी को देख रही थी। उसके बॉडी मार्क्स को देखकर यह अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। संजना ने खुद को संभाला और अंदर जाकर उसके बगल में चेयर डालकर बैठ गई। उसने धीरे से अपना हाथ पाखी के हाथों पर रखा और पाखी ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर संजना को देखा। आप डोंट टॉक, तुम ये जानना चाहती हो ना मैं कौन हूँ? संजना उसके हाथों को हल्का सा दबाते हुए बोली। बदले में पाखी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। मेरा नाम संजना अग्रवाल है और मैं एक रिपोर्टर हूँ। बट उसके आगे बोलने से पहले ही पाखी ने अपना हाथ उसके हाथों से पीछे खींच लिया। संजना उसकी मनोदशा समझते हुए उसके सर को प्यार से सहलाते हुए बोली, डोंट वरी, तुम जैसा सोच रही हो मैं वैसा कुछ भी नहीं करूँगी और मैं यहाँ एक रिपोर्टर की हैसियत से नहीं, एक लड़की की हैसियत से आई हूँ। सो तुम बेफिक्र रहो कि मैं अपनी न्यूज़ चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए तुम्हारी जख्मों को कुरेदूंगी। पाखी को आंखों से आंसू बहने लगे। वो फपक कर रो पड़ी। उसने घुटी हुई आवाज़ में कहा, मम्मा मुझे प्लीज़, मुझे मार डालो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। उसकी हालत देखकर संजना की हिम्मत भी जवाब दे जा रही थी। उसका यहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से वो अपने आंखों के आंसुओं को रोक रही थी। एक तो पाखी की ऐसी हालत, उस पर उसकी दर्द भरी बातें। उसके पीछे खड़े नमन के आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो फौरन वार्ड से बाहर चला गया और दीवार से अपना सर टिकाकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगा। क्या हम लड़कियां इतनी कमज़ोर हैं कि किसी मर्द की मर्दांगिनी ने हमारे हौसलों को इस कदर रौंद दिया है कि हम मरने की बातें करने लगे? अगर तुम भूल रही हो तो तुम्हें याद दिला दूं, ऐसे मर्दों को जन्म देने वाली हम औरतें ही हैं। जब हम उन्हें जन्म दे सकती हैं तो उनकी जान भी ले सकती हैं और ये ऑप्शन तुम्हारे मरने के ऑप्शन से बेस्ट है पाखी। तुम्हें पता है हमारे देश में 8 महीने से लेकर 60 साल की उम्र की औरतों के साथ ऐसा हो चुका है। उनमें से कितनों ने समाज के डर से, लोगों के डर से बोलना ही छोड़ दिया है और कितनों ने अपनी जान दे दी और बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई। पर अफसोस उनकी आवाज़ आवाज़ बनकर ही रह गई। तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम्हें ये सब इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम पुलिस कंप्लेन करो, अपने लिए न्याय मांगो। पर नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। ना ही पुलिस कंप्लेन करने के लिए कहूँगी और ना ही न्याय मांगने के लिए कहूँगी, क्योंकि तुम अपना न्याय खुद करोगी। जिन दरिंदों ने तुम्हारे जिस्म को नोचा है, तुम उनके जिस्म से उनकी जान अलग कर दो। आज तक ना जाने कितनी लड़कियों ने पुलिस कंप्लेन की है, पर क्या फ़ायदा? एक की कंप्लेन लिखी जा रही होती है, वहीं किसी दूसरे कोने में किसी दूसरी लड़की के साथ वही हो रहा होता है और ये करने वाला कोई और नहीं, वो शख्स होता है जिसने पहली वाली के साथ ये सब किया है। कानून, इंसाफ, अदालत, न्याय, इन सब चीज़ों में ना जाने कितने दिन, महीने, साल लग जाते हैं और इस बीच वो दरिंदा ना जाने और कितनी लड़कियों को अपने हवस का शिकार बना चुका होता है। लोग कहते हैं ये कलयुग है, पर नहीं, हम लड़कियों के लिए ये महिषासुर युग है और इस युग में हमें जीना है तो महिषासुर मर्दिनी बनना पड़ेगा, हमें लड़ना होगा। तुम कौन हो? पाखी बोली। वही जो तुम हो, एक लड़की, संजना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने इतनी सारी बातें कही और सब सच सच कहा और आज से पहले ना जाने कितने लोगों ने ये बात कही होगी, पर एक बात जो तुमने बिल्कुल सही कही कि यह कलयुग नहीं महिषासुर युग है और यहाँ जीना है तो महिषासुर मर्दिनी बनना ही पड़ेगा। तुम आराम करो, 2 दिन बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगी, तब तक तुम खुद को तैयार कर लेना उन 4 दरिंदों को अपने हाथों से ख़त्म करने के लिए, संजना ने निडरता से कहा और वहाँ से जाने लगी। लेकिन पीछे से पाखी ने उसका हाथ पकड़ लिया।
वो चारों उसके आगे बोलने से पहले संजना बोली, उनमें से एक मिनिस्टर का बेटा है और बाकी 3 उसके दोस्त। आई नो एवरीथिंग पाखी, डोंट वरी अबाउट मी। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता। 2-2 सनकियों का हाथ मेरे सर पर है और मुझे छूने वाले को दुनिया से मिटा देंगे वो दोनों। संजना ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके गालों को छुआ। नाम क्या है उन दोनों का? पाखी बोली। एक का नाम तो विवान खन्ना है और दूसरा अलग टाइप का बंदा है, बाद में बताऊंगी, फिलहाल रेस्ट करो। पाखी के वार्ड से बाहर आते ही संजना के चेहरे का एक्सप्रेशन कठोर हो गया। नमन भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चल रहा था। विवान के अलावा ये दूसरा बंदा कौन है? जब विवान को उसके बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, आगे क्या होगा, इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।